जरा सोचिए, एक मुल्क जहां एक तरफ राजा और रानी अपने शाही महल के झिलमिलाते हॉल्स में पार्टीज कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गलियों में लोग भूख से तड़प कर रोटी के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ नोबिलिटी और क्लर्जी के शाही प्रिविलेजेस हैं और दूसरी तरफ आम लोग जिनका पसीना और खून से ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन हर जुल्म की एक हद होती है और जब जुल्म हद पार कर जाए तो इनकलाब जन्म लेता है। ये कहानी है उन लोगों की जो आज़ादी और बराबरी के लिए खड़े हुए। जी हाँ, मेरा नाम है अर्शीन और वे टू नॉलेज में हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, जिसने दुनिया की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक धारों को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि आवाम की ताकत से कोई हुकूमत ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में शुरू हुआ, दुनिया के सबसे बड़े इनकलाबों में से एक है। ये कहानी है एक मुल्क की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता के गुबार के नीचे दब चुका था और जहां आम लोग अपने अधिकार के लिए उठ खड़े हुए। उस वक्त फ्रांस एक फ्यूडल समाज था जो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहला था फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी, जो रिलीजियस लीडर्स का तबका था और जो पूरे लग्जरीज में रहता था बिना टैक्सेस दिए। दूसरा था सेकेंड एस्टेट यानी नोबिलिटी, जो अपनी रियासत और प्रिविलेजेस के मजे लेते थे और हर तरह की जिम्मेदारी से आज़ाद थे। फिर आता था थर्ड एस्टेट, जो आम लोगों का तबका था, फार्मर्स, आर्टिशियंस, मर्चेंट्स एंड लेबर्स, जो मुल्क की 97 पॉपुलेशन थे, लेकिन उनकी जिंदगी भूख, महंगाई और शोषण के साए में गुजर रही थी। इन्हीं आम लोगों पर हर तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे थे और वो मोनार्की के जुल्म का बोझ उठा रहे थे। 1780 के दौरान फ्रांस एक बड़े आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ। किंग लुईस द 16 की हुकूमत के लाविश खर्चे और पुरानी वॉर्स जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इन्वॉल्वमेंट की वजह से सरकारी खजाने बिल्कुल खाली हो चुके थे। साथ ही 1788 टू 89 में एक बड़े अकाल यानी फैमिन ने मुल्क की हालत और ख़राब कर दी। फूड प्राइसेस आसमान छू रहे थे और लोगों के पास ना काम था ना खाना। एक तरफ आम लोग अपनी रोटी के लिए तड़प रहे थे और दूसरी तरफ राजा और रानी अपने पैलेस वर्सेल्स में पार्टी और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल में बिजी थे। रानी मैरी एंटोनेट को तो इसी वजह से मैडम डेफिसिट तक कहा जाने लगा, क्योंकि वो आम लोगों की परेशानी से वाकिफ ही नहीं होना चाहती थी और अपना लैविश लाइफस्टाइल फॉलो कर रही थी। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, साथ ही सोशल एंड पॉलिटिकल नाइंसाफी एक बड़े इनकलाब की ज़मीन तैयार कर रही थी। फिर उस सदी के महान फिलोसोफर्स जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू एंड वॉल्टेयर ने अपने आइडियाज़ दिए। उनका कहना था कि राजा की ताकत अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए और सब लोग बराबर है और सबको इंसाफ का हक मिलना चाहिए। ये नए नज़रिए आम लोगों के लिए एक उम्मीद बन गए और हर जगह एक ही आवाज़ उठी, आज़ादी और बराबरी हमारा हक है। टर्निंग पॉइंट तो जब आता है जब मुल्क के हालात और ख़राब होने की वजह से राजा ने नए टैक्सेस लगाने के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जो 5 मई 1789 को वर्सेल्स में हुई। ये मीटिंग तब होती थी जब राजा को बड़े फैसले लेने होते थे, लेकिन यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन था। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेट के पास सिंगल वोटिंग राइट्स थे, जबकि 97 पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी या वोटिंग राइट नहीं था, इसी वजह से जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स के वोट होते थे वो मिल के अपना एक वोट डिसाइड कर दिया करते थे, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट्स होता था वो वोट आउट हो जाता था। उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं होती थी। लेकिन इस बार वोट आउट होने की वजह से जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जब राजा ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और एक नए संविधान के लिए काम शुरू कर दिया। एक नए समाज की शुरुआत हुई जब नेशनल असेंबली यानी थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ने टेनिस कोर्ट ओथ लिया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि जब तक एक नए संविधान की नींव नहीं रखी जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रोटेस्ट ने मोनार्की की ताकत को ओपनली चैलेंज किया।
ये गुस्सा और खुददारी 14 जुलाई 1789 को अपने चरम पर आ गई जब आम लोगों ने बैस्टिल जेल पर हमला किया। बैस्टिल एक कैदखाना था जो राजा के जुल्म का सिंबल बन चुका था। लोगों ने न सिर्फ इस जेल को गिरा दिया बल्कि मोनार्की के खिलाफ अपना पहला बड़ा सिग्नल दिया। इस दिन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आरंभ माना जाता है। बैस्टिल के गिरने के बाद फ्रांस में हालात और भी बिगड़ने लगे। आम लोगों ने ग्रेट फेयर के दौरान कंट्री साइड में नोबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई और हमला करना शुरू कर दिया, उनकी हवेलियां जला दी और फ्यूडल डॉक्यूमेंट्स को तबाह कर दिया। इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास हुई, जो बराबरी और इंसाफ के नए आइडियल्स को प्रमोट करती थी। इसके बाद मोनार्की की ताकत धीरे धीरे कम होती गई। 1791 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की घोषणा हुई, लेकिन राजा और रानी ने सीक्रेटली अपनी ताकत बचाने की कोशिश की। जब लोगों को उनकी साजिशों का पता चला तो लुईस द 16 और मैरी एंटोनेट को अरेस्ट कर लिया गया। 1793 में फ्रांस ने अपने राजा और रानी को पब्लिक ट्रायल के बाद गुलोटिन से एग्जीक्यूट कर दिया। मोनार्की का अंत हो गया और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। रिवॉल्यूशन के दौरान एक नए समाज का जन्म हुआ जिसमें फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म किए गए और आम लोगों को जमीन और अधिकार मिले। लेकिन इस क्रांति के बाद कुछ सालों तक फ्रांस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही और कई नए रिफॉर्म्स और वायलेंट फेसेस आए, जैसे रीन ऑफ टेरर, जिसमें मोनार्की के सपोर्टर्स और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मास एग्जीक्यूशंस का सामना करना पड़ा। 1799 में फ्रांस की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच एक नए लीडर नेपोलियन ने पावर संभाली। वो एक डिक्टेटर था, लेकिन उसने रिवॉल्यूशन के आइडियल्स को जिंदा रखा और यूरोप में बराबरी और आज़ादी के विचार फैलाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दुनिया भर के इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के लिए प्रेरणा बन गए। ये रिवॉल्यूशन हमें सिखाता है कि जब जुल्म और असमानता हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो अवाम की ताकत हर ताकतवर हुकूमत को गिराने की ताकत रखती है। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, हर उस इंसान की है जो बराबरी और इंसाफ के लिए लड़ता है।